हेलो। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे दैट इज सेड टू बी द एक्सप्रेशन रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज जीरो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, ये टर्म्स को हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा। अब आप बोलोगे सर आज हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो आज हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करवाएंगे दैट इज सेड टू बी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर बोथ द ऑर्डर्स। along with that what is called as expression for half lifetime and these are said to be the graphs। थोड़ा सा इन ग्राफ एक्सप्रेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक बार क्या देखा था, उसको एक थोड़ी सी नज़र डाले तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशंस पढ़े थे, और वो रेट लॉ एक्सप्रेशंस पढ़े थे दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली जनरली आप बोलोगे रेट एक्सप्रेशन फॉर द जनरल ऑर्डर हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू के ए टू द पावर एन। ये पता है ना, एन इज ऑर्डर, ए टर्म ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये रेट कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप अपनी रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर माने तो एक्सप्रेशन आर इक्वल टू के ए टू द पावर 1 होगा। अगर वो जीरो ऑर्डर है तो फिर आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम आर इक्वल टू के ए टू द पावर 0 होगा। और एक एक्सप्रेशन लिखूँ दैट इज सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं लिखूँ तो इट इज सेड टू बी आर इक्वल टू के ए टू द पावर 2 होता है। अगर और एक एक्सप्रेशन लिखो फॉर हाफ ऑर्डर अगर लिखूँ तो फिर आप बोलोगे आर इक्वल टू के ए टू द पावर व्हाट, दैट इज हाफ। ठीक है, बोले क्या करें सर एक्सप्रेशन का, तो इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने कुछ दो बातें सीखी थी कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख देते हैं तो फिर आप बोलोगे सर आर इक्वल टू के फॉर दिस ऑर्डर, आर इक्वल टू के फॉर दिस ऑर्डर, आर इक्वल टू के फॉर दिस ऑर्डर, आर इक्वल टू के फॉर दिस ऑर्डर। बोले कितनी बार बताओगे सर, सुन लो। एक्चुअली आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर अगर रहेगा तो फिर रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। मतलब रेट कांस्टेंट अगर कोई रिएक्शन का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज 1 मोलर, मतलब कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर डाल दो, तो उस वक्त जो आपको रेट कांस्टेंट की रेट की वैल्यू मिलेगी वही रेट कांस्टेंट रहेगा। मतलब फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन फॉर गिवन रिएक्टेंट एज द कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज 1 मोलर, then the rate of the reaction so obtained is equal to the rate constant। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे सर जब कॉन्सेंट्रेशन आप 2 मोलर करवाओ सर, व्हाट वी कैन से दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 2 मोलर, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन डबल करवा देते हैं तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होगा, अब ये आर इक्वल टू के है फॉर 1 मोलर, डबल करो कॉन्सेंट्रेशन तो आर इक्वल टू 1.414 के हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा, दैट इज 2 टू द पावर हाफ के आर इक्वल टू के 2 टू द पावर हाफ, मतलब अंडर रूट ऑफ के, अंडर रूट ऑफ 2 के, मतलब ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 के मतलब 1.414। ठीक है ना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करवा दूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज आर इक्वल टू 2 के, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर इक्वल टू के, और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए आर इक्वल टू 2 टू द पावर 2 के मतलब 4 के, आर इक्वल टू 4 के। ये थोड़ा सा एक बार क्लियर करो, आगे चलते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करवा देता हूं तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन में भी रेट बढ़ जाता है, लेकिन इतने टाइम्स। फर्स्ट ऑर्डर में भी रेट बदलता है लेकिन डबल होता है, सेकंड ऑर्डर में रेट बढ़ता है लेकिन 4 टाइम्स बढ़ता है, तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट रहता है। ये बात ध्यान रखना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब ये बात बता ही दी तो फिर थोड़ा सा पहला कर्व देखो, ये मेरे जीरो ऑर्डर का कर्व है और ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर्व है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखा या रेट लिखा, तो जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब दिस इज सेड टू बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो कौन से एक्सिस को पैरेलल रहेगी, एक्स एक्सिस को लाइन पैरेलल रहेगी। लेकिन वही आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालोगे तो एज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट अगर निकालते हो तो फिर उस वक्त आपको पता चलेगा व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज मींस इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन द वैल्यू ऑफ रेट में इंक्रीज, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी अ लाइन व्हिच इज पासिंग टू द ओरिजिन। इस प्रकार से कर्व आपको मिलेगा, मतलब दिस इज सेड टू बी अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, चलो। तो एक्चुअली हम लोगों ने जो रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था उसके अनुसार अगर कोई ग्राफ निकालने बोले तो ग्राफ इस प्रकार से आप वर्कआउट करवा सकते हैं। एक बात और क्लियर करें कि जनरली आप सभी ऑर्डर के लिए हम लोगों ने यूनिट निकाला था। एक्चुअली उस यूनिट का इंपॉर्टेंस इतना है कि जनरली कोई रिएक्शन का ऑर्डर अगर डिटरमाइन करना हो तो कभी कभी ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा,
लेकिन कभी कभी वहां पे एक आधी जगह के की वैल्यू लिखी होती है विद यूनिट, और यूनिट को देख के भी आप एस्टिमेट करवा सकते हैं व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर के लिखा है दैट इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स, आप बोलोगे सर ये के जो इस रिएक्शन में फॉर द गिवन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज ऑब्टेन्ड, तो फिर गिवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। अगर लिखने वाला लिखता है R इक्वल टू के, दैट इज कॉल्ड एज R इक्वल टू के इक्वल टू 2.1 समथिंग 10 टू द पावर माइनस 8 एंड दैट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये देखने के बाद आप क्या बताओगे कि सर दिस इज सेड टू बी अ रिएक्शन व्हिच रेट कांस्टेंट इज गिवन, इंडिकेट व्हाट, दिस इज सेड टू बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रकार से आप सभी की यूनिट भी याद करें। फिर उसके बाद रेट एक्सप्रेशन को कंसीडर करें। रेट एक्सप्रेशन से आपने निकाला हुआ कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपके सामने आएगा। तो जनरली ये सभी एनालिसिस के बाद आप बोलोगे सर अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिस्पेक्टिव ऑर्डर। अब पहला हमारा ऑर्डर दैट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर, वही कंसीडर करते हैं, एंड देन वन इज सेड फर्स्ट ऑर्डर। अब दोनों ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन क्या हो गए, तो ये एक्सप्रेशन वैसे हम लोगों ने डिराइव किए। हम लोग बैक क्लासेस को देखें, उसको रिवाइज करें, बुक को रेफर करें, नोट्स को रेफर करो, देखो और एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैसे निकाला था। और नहीं अगर आपके दिमाग में आता है तो फिर मुझे बताओ, हम लोग कंसीडर करेंगे फिर एक बार। जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकाला था t इक्वल टू a0 माइनस at डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज k। तो वही एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k log ऑफ a0 अपॉन व्हाट, at। फिर कोई मुझे पूछे कि सर व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल्स, तो वेरिएबल का मीनिंग अगर लिखे तो t इज टाइम required for changing the concentration from A0 to AT। A0 से AT तक जाने के लिए आप बोलोगे सर क्या होगा, what is that time t is required। K क्या है सर, तो K is called as rate constant। एक बार डिफाइन करके देखे, खुद ही याद करके, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन यूनिटी, ठीक है। A0 इज से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो AT से व्हाट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यही A0 अगर आप बोलोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं अगर A लिखो तो AT से टू बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये रिमेन है। रिमेन मतलब उसको लिख सकते हैं A माइनस एक्स, वेर x अगर मैं लिखूं मतलब A0 अपॉन AT ना लिखे, मैं A अपॉन A माइनस एक्स लिख सकता हूं। उसमें x क्या है सर, उसका मीनिंग होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन डिके गया। फिर A माइनस एक्स इनिशियली ये था, फाइनली इतना चला गया, बचा कितना सर, तो A माइनस एक्स रिमेन। तो these are said to be the expression just we derived। तो ये derived के एक्सप्रेशन इस प्रकार से। अब आप बोलोगे सर इस एक्सप्रेशन से हम लोगों का फायदा क्या, फायदा यही है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको सॉल्व करना है आपको। जनरली इसमें t निकालने के लिए A0, AT एंड k इज रिक्वायर्ड फॉर जीरो ऑर्डर। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज t टू फाइंड आउट एट द सेम टाइम k, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी रिक्वायर्ड, ठीक है। आप वैल्यू को पुट करें, मैनिपुलेट करें, आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर सभी आंसर वैसे लेंथ में चले और फिर उसके बाद सॉल्व करें, बहुत समय लगेगा ना सर, बिल्कुल बात है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए जनरली आप बोलोगे सर कुछ नॉर्मल टिपिकल नोट्स को आप इस्तेमाल करो तो फिर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल अमाउंट आप बोलोगे 100 दिया है, फाइनल अमाउंट आप बोलोगे सर 60 हो गया। इनिशियल अमाउंट मीन्स व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल से, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 60 मोल है, और आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट। एक बार रेट कांस्टेंट करंट बताओ आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज सेड टू बी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। तो फिर इनिशियल अमाउंट है मोल पर डीएम क्यूब 100, फाइनल अमाउंट है मोल पर डीएम क्यूब 60, और उसके बाद आप बोलोगे सर रेट कांस्टेंट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, दैट इज 2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो फिर क्या आएगा रे, 40 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 20। व्हाट इज दैट, 40 divided by 2। तो आप बोलोगे so that is 20 सेकंड is said to be the time required for the completion of 100% to 60%। 100 से 60 तक आने के लिए, 40 खत्म होने के लिए इतना समय लगेगा। फिर किसने बोला कि k को ही डिवाइड करवा रहे, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट्स व्हाई दिस इज सेड द कॉन्सेंट्रेशन, आप लिख सकते हैं। वही अगर आप बोलोगे सर इसके लिए वही प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना हो तो फिर क्या होगा, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इनिशियल अमाउंट 100 दिया है, फाइनली वो 60 बच रहा, मतलब 40% कम हो रहा, इसमें रिड्यूस टू 60 या डिकेड बाय 40 से कम हुआ, 60 बचा। तो आप बोलोगे टाइम कितना लगेगा सर? 100, ये 60 रहेगा रिमेन, और उसके बाद फिर आप द वैल्यू ऑफ के इज नोन विच वी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, आप टी निकाल सकते हैं। बोलेगे सर दोनों के लिए समय सेम लगेगा? नहीं, अलग अलग समय लगेगा। अलग अलग समय क्यों लगता है, कैसे लगता है? तो थोड़ा सा एक बार और इस दोनों इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर इस प्रॉब्लम को सिर्फ ना देखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद फिर आप बोलोगे कौन सॉल्व करेगा सर, फिर उसके बाद सर तुक्के मार देते, तुक्के मत लगाओ, जितना होता उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बाकी अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये आने के बाद फिर आप बोलोगे सर टी इज सेड टू बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन एंड दैट इज A0 to A10। चलेगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहां से एक बार क्लियर करवा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। अगर मैंने पूछा कि दोनों रिएक्शन है दैट इज सेड टू बी 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन मेरी कंप्लीट होने जा रही, मतलब व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो मैंने बोला टाइम टी निकालो, तो आप बोलोगे सर A0 - 0 डिवाइड बाय के। कंप्लीट जब होगी आपकी रिएक्शन तो आपको कितना समय लगेगा, तो एक्सप्रेशन वाइज अगर आप बोलोगे A0 अपॉन के टाइम लगेगा सर, एंड दैट टाइम इज नेवर 0, ये वैल्यू 0 नहीं रहेगी। या तो आप बोलोगे सर रिएक्शन कम्प्लीट होने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम नहीं लगेगा, आपको एक फाइनाइट टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड इज फाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड। कैसे समझ गए ना? इनिशियल अमाउंट A0 है, फाइनल अमाउंट AT है, और उसके बाद K is said to be a rate constant as the reaction goes to completion, just end, रिएक्शन कंप्लीट होगी तो AT क्या होगा रे? 0 होगा। फाइनल अमाउंट कितना होगा? 0 हो जाएगा ना, तो फिर A0 अपॉन K is said to be the time required। लेकिन वही टाइम अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने की कोशिश करोगे तो T इक्वल टू व्हाट, दैट इज A0 इज व्हाट, having the value AT is become 0, at the same time the expression is 2.303 divided by K log of A0 upon 0, and A0 upon 0 is infinite. Log of infinite is also infinite, indicate what? T is infinite। चलो ये दूसरा कंक्लूजन। इस कंक्लूजन के अनुसार अगर फिर ग्राफ को निकालने की कोशिश करोगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से, पहले तो समझ लो एक्चुअली मैंने क्या बताया कि अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर कंप्लीट होने जा रही तो उसके लिए कितना समय लगेगा, ये अगर एनालाइज करना चाहते हो तो आप बोलोगे सर वो कंप्लीशन कुछ ऐसे होगा, time infinite is required for the completion, means as on this axis that is said to be a time t and on this axis there is concentration। तो फिर अगर मैं बोलूँ इनिशियली जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो आपके पास मैक्सिमम अमाउंट था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे अमाउंट कम होते जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा कि आपकी रिएक्शन या कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा तो उस वक्त लगने वाला समय कुछ इनफाइनाइट रहेगा। मतलब अब मैं इनफाइनाइट तो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से करवा के अगर तो बोले दिस इज से इनफाइनाइट पॉइंट अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये 0 होगा। अदरवाइज अगर आप बोलोगे एक फाइनाइट कर्व के लिए आपकी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगी, लेकिन वही अगर आप बोलोगे सर फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन दैट इज टी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर आप निकालोगे तो द कर्व इज लाइक दिस, टी इक्वल टू 0 रहे तो उस वक्त अमाउंट मैक्सिमम रहेगा, और फिर अगर आप बोलोगे सर टी इक्वल टू जब आप इस वैल्यू पे आ जाओगे तो आपका अमाउंट क्या होगा? 0 होगा। तो ये दो कर्व फिर याद करना, टी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, एंड टी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कर्व को अगर निकालोगे तो व्हाट वी कैन से द फाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन फॉर 0 ऑर्डर एंड इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्स के लिए अगर आप एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करोगे तो एक्सप्रेशन आप जरूर निकालोगे, ग्राफ भी आपको मिलेंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो यहां तक आने के बाद फिर आप बोलोगे सर नेक्स्ट टर्म व्हाट वी कैन से दैट इज सेड टू बी हाफ लाइफ टाइम। तो ये हो गया, दो कर हम लोगों ने निकाले, एक कर यहाँ पे मैं नोट डाउन करके रखूं, एक कर हम लोगों ने कैसे निकाला था, दिस इज सेड टू बी द एक्सप्रेशन दैट इज टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ये कर ऐसे निकाला रहे और ये ऐसे निकाला, समझ गए ना? थोड़ा सा क्लियर करके रखे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको भी याद करके रखेंगे। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर नेक्स्ट टर्म विच वी कैन से कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। थोड़ा हाफ लाइफ टाइम को याद करो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल टी हाफ, टी हाफ इज सेड टू बी हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू हाफ। इनिशियल अमाउंट को आधा होने के लिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने के लिए जो समय लगेगा ना उसको हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है। ठीक है ना? तो हाफ लाइफ टाइम इज सेड टू बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स हाफ। ठीक है,
तो अभी आप बोलोगे टी हाफ इज सेड टू बी अ टाइम। अब आप बोलोगे सर इस टी हाफ टाइम अगर है हाफ लाइफ टाइम, तो उस वक्त आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? तो दैट इज टी हाफ इक्वल टू A0/2K। कभी कभी आप मुझे सवाल पूछोगे सर एक्सप्रेशन आया कैसा, बैक क्लासेस को रिवाइज करके कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपने कॉपी को देखा, अपने कॉपी में लिखा हुआ है, नहीं तो आप बोलोगे सर बता ही दो ना सर। तो फिर टी की वैल्यू अगर आप बोलोगे मैं टी हाफ बोलूँ, टी हाफ लाइफ टाइम, तो A0 माइनस फाइनल अमाउंट क्या होगा हाफ लाइफ टाइम के बाद, इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, मतलब 80 बिकम A0/2, A0 रिमेन A0 एंड K, तो क्या होगा ये, दैट इज A0/2K। सॉल्व करके देखें। तो वही अगर आप बोलोगे सर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम एक्सप्रेशन इज 0.693 डिवाइड बाय K, 693 divided by K. This is for half lifetime of which order? That is first order. तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम को एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो पता चलता है कि हाफ लाइफ टाइम फॉर विच ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, इज द रेशियो ऑफ 0.693 is constant and K is constant, that's why it is the ratio of two constant, और दो कांस्टेंट का रेशियो है तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती, मतलब हाफ लाइफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। और फिर अगर आप जीरो ऑर्डर के एक्सप्रेशन को देखोगे तो हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। Yeah, this is always variable, depends on initial concentration। देखो ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना तो हाफ टाइम बढ़ जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा हाफ लाइफ टाइम कम हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखोगे तो हाफ लाइफ टाइम ऑलवेज। फिर एक सवाल आपका होगा कि सर आप एक्सप्रेशन को निकाले कैसे, फिर t is t half, then 2.303 remain as it is, k is remain as it is, log of A0 initial amount, at क्या होगा A0/2, log of A0/A0/2, मतलब log of A0/A0/2, A0 कैंसिल होगा, log of 2 is 0.3010, और 0.3010 इंटू 2.303 0.693 करो तो सॉल्व, थोड़ा सा देखो तो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट है और टी हाफ की वैल्यू वेरिएबल है। ये कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, और ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। अब आप इसके लिए भी ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे, ये जीरो ऑर्डर का और ये फर्स्ट ऑर्डर का। अब देखो इस ग्राफ नंबर सेकंड, अब हमारा थर्ड ग्राफ हम लोग बोलेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन रहता हुआ इस एक्सिस पे A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ इज सेड टू बी हाफ लाइफ टाइम। हियर आल्सो A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड T हाफ इज हाफ लाइफ टाइम। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइन कैसे दिखाई दे रही, वेरिएबल लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। जहां तक आप क्या लिखोगे, दैट इज A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इतना कॉन्सेंट्रेशन है, इतना हाफ लाइफ टाइम। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, हाफ लाइफ टाइम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन फिर बढ़ रहा है, हाफ लाइफ टाइम बढ़ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, हाफ लाइफ टाइम आल्सो चेंजेस। वेरी नाइस। लेकिन आप बोलोगे सर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A0 एंड हाफ लाइफ टाइम दैट इज सेड टू बी द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। और फिर आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम एज वी चेंजेस द कंसंट्रेशन द हाफ लाइफ टाइम रिमेन कांस्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक को आप जरूर याद करके देखें, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक को याद करने के बाद फिर अगर कोई मुझे सवाल पूछे कि सर आगे अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन, तो हाफ लाइफ टाइम की क्लियर, हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट कैसे, वेरिएबल कैसे, फिर हमारे पुराने एक्सप्रेशन के हम लोग वापस आते हैं। लिखो एक्सप्रेशन हमारे कॉपी में लिखने के बाद फिर अगर आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द टाइम t इक्वल टू 0, तो उस वक्त आप बोलोगे इनिशियल अमाउंट कितना है, टाइम t इक्वल टू 0 जब रहेगा तो इनिशियल अमाउंट कितना रहेगा रे, लिखो t इक्वल टू जब 0 रहेगा तो फिर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट इज A0 इक्वल टू 80। समझे क्या, t 0 0 रहेगा मतलब A0 माइनस 80 इक्वल टू 0, मतलब A0 इक्वल टू 80, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर t की वैल्यू t अगर होगी तो उस वक्त क्या लिखोगे, एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द एक्सप्रेशन दैट इज kt इक्वल टू A0 माइनस 80, A0 माइनस 80। इसमें अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट इज इन दिस केस व्हाट इज t वर्सेस, अगर मैं एक्सप्रेशंस को निकालू दैट इज अगर मैं यहां लिखता हूं A0 माइनस 80, ये y अगर है तो फिर आप बोलोगे सर kt इज x mx। समझ गया ना,
इस एक्सिस पे अगर मैं इनिशियल अमाउंट अगर लेता हूं तो उस वक्त आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द वैल्यू, व्हाट वी कैन से दैट इज y इक्वल टू mx. Yeah, A0 minus AT is said to be the amount of substance remain, then KT is said to be the value, and this is said to be Y equal to mx. mx मतलब जनरली आप बोलोगे सर व्हाट, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx मतलब लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी A0 माइनस AT इक्वल टू KT. KT मतलब T इस एक्सिस पे है और A माइनस A0 माइनस AT इस एक्सिस पे है. तो फिर आप बोलोगे सर y इक्वल टू mx, लाइन स्लोप पॉजिटिव, ऐसी लाइन आएगी. लेकिन यही कर्व को अगर मैं इस प्रकार से लिखूं दैट इज सेड टू बी AT इक्वल टू व्हाट, AT इक्वल टू जनरली आप बोलोगे सर जहां तक AT इक्वल टू लिखे एक्सप्रेशन AT इक्वल टू A0 माइनस बोलो KT. AT इक्वल टू A0 माइनस KT अगर हम लोग लिखते हैं तो उस वक्त आप बोलोगे सर क्या होगा, AT इक्वल टू A0 माइनस KT. अब A ये होगा Y, दिस इज इक्वल टू A0 इज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज C. समझ गए ना, दैट इज A0 माइनस AT इक्वल टू KT. ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर A0 इक्वल टू व्हाट, दैट इज AT इधर लेके जाओ प्लस होगा, उसके बाद A0 माइनस KT. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बोलोगे सर दिस इज AT से Y, तो फिर आप बोलोगे दिस इज C, और उसके बाद क्या लिखोगे दैट इज माइनस mx. ठीक है, उस वक्त यहां लिखोगे दैट इज mx, मतलब यहां तक आप बोलोगे सर हियर x इक्वल टू t. क्लियर, m इक्वल टू माइनस के. ठीक, उसके बाद c इक्वल टू A0. ठीक, और y इक्वल टू क्या होगा AT. ठीक, इसका मतलब ये कर्व ऐसे आएगा दैट इज ऑन दिस एक्सिस टाइम इज टेकन दैट इज सेड टू बी द व्हाट कांस्टेंट A0, और उसके बाद आप बोलोगे सर हियर व्हाट अबाउट द स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल टू माइनस के. देख लो एक बार इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इक्वेशन के अनुसार y इक्वल टू mx प्लस c, इस इक्वेशन के अनुसार y की वैल्यू तो हम लोगों ने AT लिखी, उसके बाद आप बोलोगे C की वैल्यू A0 होगी इंटरसेप्ट. फिर इसमें इंटरसेप्ट क्या रहेगा सर, तो A0 रहेगा. इसमें अगर आप बोलोगे सर M की वैल्यू क्या होगी तो आप लिखोगे दैट इज माइनस के, मतलब स्लोप नेगेटिव स्लोप रहेगा. ये इंटरसेप्ट रहेगा, कौन सा इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट. ठीक है, और उसके बाद अगर आप बोलोगे सर विच वैल्यू में चेंज वैल्यू कौन सी होगी, AT वैल्यू चेंज होगी. उसके बाद आप बोलोगे A0 कांस्टेंट रहेगा ना, इनिशियल अमाउंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू बदलेगी AT की. उसके बाद आप बोलोगे सर व्हाट इज mx प्लस c, तो उसमें m तो स्लोप नेगेटिव रहेगा. ये कौन से ऑर्डर के ले रहे हैं, दैट इज फॉर विच ऑर्डर, जीरो ऑर्डर. अब थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन थोड़ा लिखूं दैट इज t इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन थोड़ा देखे, ये एक्सप्रेशन t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ A0 अपॉन AT. ठीक है ना, इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं, a अपॉन a माइनस एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं. थोड़े से एक्सप्रेशन को बदल के देखते हैं t के, या t इक्वल टू व्हाट दैट इज 1 अपॉन के. 2.30 तो हटा देते, तो लॉग का बेस क्या होगा e, A0 अपॉन क्या होगा रे AT होगा, पक्का ना. ठीक है, फिर हम लोग KT लिखते हैं, KT इक्वल टू लॉग टू द बेस e A0 अपॉन AT. आप अपने कॉपी में जरूर वर्कआउट करें तो ठीक है. उसके बाद माइनस KT इक्वल टू व्हाट दैट इज लॉग टू द बेस e AT अपॉन A0. ठीक है, log of a by b इक्वल टू माइनस ऑफ log of b by, और फिर एक्सप्रेशन आएगा रे दैट इज e टू द पावर माइनस KT इक्वल टू AT अपॉन A0. तो AT इक्वल टू व्हाट वी कैन से A0 e टू द पावर माइनस KT. मुझे इतना बताना है, सब आप एक्सप्रेशन को याद करके रखें. AT इक्वल टू A0 अपॉन AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT एक एक्सप्रेशन. दूसरा एक्सप्रेशन ये ध्यान रखना, इसमें 2.303 फैक्टर नहीं है, मतलब बेस ई है. और तीसरा इक्वेशन जो हम लोग निकालते हो, ये तीन इक्वेशन पहले आप अपने कौन से ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करके रखें. लिखो एक्सप्रेशन p इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ A0 अपॉन AT. A0 अपॉन AT म्हणजे a और a माइनस एक्स. थोड़ा ध्यान रखना, एक्चुअली कंफ्यूज ना हो. उसके बाद t इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग AT और A0 अपॉन AT या लॉग E है.
उसके बाद आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT, ये एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन के बाद फिर अगर आप फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भाषा और जानना चाहते हो कि ग्राफ कैसे होगे सर, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। फिर वो एक्सप्रेशन अगर लिखो व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड एज KT अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग A0 अपॉन व्हाट, AT। मतलब अगर आप लिखोगे माइनस दैट इज लॉग ऑफ AT अपॉन A0, AT अपॉन A0 रहे, तो AT अपॉन A0 इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303, ठीक है। फिर आप बोलोगे ऐसे में क्या करोगे सर, तो अगर आप लॉग ऑफ AT अपॉन A0 निकालोगे, इसको y बोलूंगा और इसको मैं mx बोलता हूं, तो c तो गायब है। और m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303। मतलब आप बोलोगे सर ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और व्हाट, ओरिजिन से पास होगा विथ नेगेटिव स्लोप। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा। ऑन दिस एक्सिस, y एक्सिस पे मैंने क्या लिया, दैट इज लॉग ऑफ AT अपॉन A0 लिया, और x एक्सिस पे मैंने क्या लिया, दैट इज t लिया होगा, तो ये लाइन ऐसी आती है। और वही इसी को एनालाइज अगर करें और ये ग्राफ अगर हम लोग निकालते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लॉग ऑफ AT वर्सेस t अगर कर निकालते हैं, फिर मैनिपुलेट करेंगे हम लोग, ये खोल देंगे, दैट इज लॉग ऑफ AT माइनस लॉग ऑफ A0, and when we just solve it at the same time the graph is just like this. On this axis is t and here log of करके देखो एक्सप्रेशन, that is log of AT, तो ये कर्व ऐसे आएगा। मतलब दिस इज log of AT अपॉन A0 वर्सेस t अगर कर्व निकालते हैं तो द कर्व इज जस्ट लाइक दिस पासिंग टू द ओरिजिन। और वही अगर कर्व अगर आप निकालते हो log of AT वर्सेस t एट द सेम टाइम, द एक्सप्रेशन कर्व इज जस्ट लाइक दिस वेयर m इक्वल टू द स्लोप इज नेगेटिव एंड इट इज k अपॉन 2. तो ये बहुत सारे कर्व है, इस कर्व को एक एक देखें। जब आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन इतना लेके ही करोगे तो यहाँ इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो फिर आपको कर्व ऐसे मिलेगा पासिंग ओरिजिन इज विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आप बोलोगे सर वही कर्व अगर आप निकालना चाहते हो, दैट इज t वर्सेस log ऑफ AT, log ऑफ AT वर्सेस t, इसमें ये जो रहेगा इंटरसेप्ट होगा एंड दैट इंटरसेप्ट इज log ऑफ A0। इस लाइन का स्लोप रहेगा k अपॉन 2। तो एक स्लोप क्या रहेगा, ग्राफ कैसे रहेगा, किस प्रकार से एनालिसिस हो गई, ये सभी ग्राफ को आपको पूछे जाएंगे। तो जनरली दिस आर सेड टू बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोगों ने बताया। उसके बाद इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन दोनों के लिखे। उसके बाद हम लोगों ने दैट इज एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम निकाला। इसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद फिर हम लोगों ने ये वेरियस एक्सप्रेशन लिखे। लिखने के बाद फिर हम लोगों ने ये ग्राफ देखा कि ये ग्राफ कब होगा, जब ये ग्राफ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब A वर्सेस रेट अगर निकालो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट कंपेयर करोगे, दिस इज फॉर जीरो, रेट रिमेन कांस्टेंट, रेट चेंजेस। उसके बाद ये कर्व मैंने बताया था बाय यूजिंग द इक्वेशन इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, और उसके बाद मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। ये कर्व को देखें तो आप बोलोगे सर दैट इज हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कर्व निकालोगे तो हाफ लाइफ टाइम रिमेन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर जीरो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इसको भी आप देखें। फिर ये कर्व, तो इसी प्रकार से सभी कर्व को आप जरूर अपने कॉपी में ड्रॉ करके रखें, एक्सप्रेशन को लिखे, उसके यूनिट्स को लिखे, और ये सभी टर्म्स एक बार वर्कआउट करने के बाद फिर कुछ डाउट आते हैं तो फिर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।